जयराम जी आज मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, आज ही दिल्ली से लौटे हैं, क्यों गए थे दिल्ली? हाँ, दिल्ली इलाज के लिए गए थे और मीडिया से मुखातिब होने का भी कारण यही है कि हमें लगता है कि हम पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। पब्लिक ने चंदा देकर मुझे चुनाव लड़ाया है, तब मेरा जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा, तो इसलिए पब्लिक को जानने का अधिकार है। जानना इसलिए अधिकार है क्योंकि डॉक्टर का सख्त हिदायत है कि आगामी 10-15 दिन बिल्कुल वॉइस को रेस्ट करना है, और अगर हम पब्लिक को अपने बारे में नहीं बताएंगे तो शायद वो असमंजस की स्थिति में होगी। वह सुबह मेरे घर आ जाएगी, हमसे समस्याओं को लेकर आ जाएगी, और अगर हम उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आज हम अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे। हालांकि स्थिति थोड़ा ख़राब है, रिपोर्ट है, और हालांकि सब चीज़ बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुका हूँ। लोगों ने मुझे चंदा देकर चुनाव लड़ाया है, तो लोगों की मुझसे अपेक्षाएँ हैं, तो मेरा कुछ भी लाइफ पर्सनल रहा नहीं। तो फिलहाल दिल्ली में गए थे तो कुछ समस्याएं आई, जिसमें लंग्स और थ्रोट में इंटरनली मतलब अंदर साइड से छोटे छोटे घाव, मतलब इन्फेक्शन कह सकते हैं। मैंने थोड़ा अभी मामूली घाव का रूप लिया है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। और मतलब उसका रीज़न यही है कि बोलना, अगर आप बोलने, और हम तो 1 साल पहले ही मुझे वार्निंग भी मिली थी कि आप अगर बोलेंगे तो थ्रोट का प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि हम जानबूझ के एक्सीडेंट अपना करवा रहे हैं। बस रीज़न है कि जनता, जब भी जनता समस्या लेकर आती है हम भावनाओं में भर जाते हैं, चाहे पदाधिकारी रहो चाहे कुछ भी रहो, हम तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप जनता से हम कुछ दिन के लिए माफ़ी चाहेंगे, इसीलिए आज मजबूरी में अपना रिपोर्ट भी हम लेके आए हैं। हालांकि आज से पहले 2 सालों से मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये सत्य है कि मेरा 29 साल की उम्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में दवा नहीं खाया है, मात्र इन 2 सालों में खाया। जितना मेरा ज़िंदगी में पानी नहीं चढ़ा उतना पानी इन 2 सालों में चढ़ा। जितना रोग मेरा पूरा जीवन में नहीं हुआ था उतना इन 2 सालों में हुआ। तो फिलहाल लंग्स में और थ्रोट में अंदर साइड से छोटे छोटे मतलब दाग कह सकते हैं या हल्का मामूली घाव कह सकते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। और उसके लिए 15 दिनों का विशेष परहेज़ है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, और उसी के लिए दिल्ली गए हुए थे। लेकिन चूँकि विधानसभा का चुनाव भी है और अपना पर्चा भी भरना था, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आना पड़ा। हालांकि डॉक्टर की हिदायत थी कि अभी 2-4 दिन दिल्ली में रुकें, लेकिन उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए आए हैं। तो जरा मतलब संगठन के कार्य में अभी एक्टिव नहीं रहेंगे क्या? देखिए, अब हमें लगता है यहाँ से विश्राम तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल और कुछ मर्यादाओं का अनुपालन करना होगा। अगर आप डॉक्टर की बातों को नहीं मानते हैं, आप वकील की बातों को नहीं मानते हैं, तो शायद टीचर की बातों को नहीं मानते, तो नुकसान तो होगा। और साल भर पहले ही मुझे डॉक्टर ने कहा था, और उन्होंने थ्रोट को ही कहा था कि आप थ्रोट की गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे, और साल भर सामने रिजल्ट है वही है। हमने बातों को अनसुना कर दिया, जनता के आंदोलनों में व्यस्त रहें, धरनों में व्यस्त रहें, सभाओं में व्यस्त रहें, जनता के हक अधिकार की लड़ाई में व्यस्त रहें। तो ये कह सकते हैं 29 साल की उम्र में एक युवा है। जहाँ 70 साल का कोई विधायक होता है तो मामूली खरोच आता है तो सीधे साउथ इंडिया भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है, तो दिल्ली भाग जाता है। लेकिन 29 साल का युवा जिसका पूरा कैरियर पड़ा है, लेकिन उसने कभी अपने जीवन की परवाह नहीं की। और आज 2 गंभीर बीमारियों से, फिलहाल मैं 2 नई गंभीर बीमारियों से आपको परिचय करवा रहा हूँ। 12 जो है वो पुरानी बीमारी हैं। इसमें तमाम आँख का भी रिपोर्ट है, आँख में भी इशू आया है, लीवर का भी इशू है, बहुत सारे इशू है, मतलब 1 दर्जन इशू है। लेकिन 2 इशू जो नए आए हैं वो थ्रोट का है और लंग्स का है। आगे सवाल कीजिए। आगे ये जो चीख ज़्यादा बात करते हैं, आप भाषण देते हैं, उसका कारण है क्या? वही कारण है, जनता के लिए जो आप चीख करते हैं, मतलब वही आंदोलन में जाना, पब्लिक से मिलना, बातें करना, सभाओं में भाषण देना, वही कारण है। ये खास रहे उसी की वजह से क्या है? अच्छा, जयराम महतो एक नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं। पहले जिस टाइप का जेएसएससी का वैकेंसी निकलता है उस टाइप से विधायक बनने के लिए वैकेंसी फॉर्म भरवा रहे हैं। जी देखिए, हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, और नया करने के लिए राजनीति में है, इसीलिए अड़चने भी आ रही हैं। जब से हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है, लोग मतलब एक किसी नवजात पर चील कौवे झपट्टा मारते हैं, उसी तरह का नए जीव की तरह हम एक कोई नया जीव है, कोई छोटा सा हम पक्षी हैं, एक छोटा सा जीव हैं, और बाकी जो राजनीतिक दल, उनके साजिशकर्ता, कुछ यूट्यूबर्स एक झपट्टा मार रहे चील और गीद की तरह। जब से मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्वाभाविक है आपके मन में भी कुछ नाम आते होंगे, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन जेन्युइन सवाल है जयराम जी, आप आंदोलनकारी का पार्टी कहते हैं, गरीब लोगों का पार्टी कहते हैं, और फिर फॉर्म भरने के लिए 5,000 दे रहे हैं। देखिए अनिल जी, आप अगर है तो आप मेरे फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है कि हम 5,000 डिमांड किए हैं। किसी भी प्रत्याशी ने अगर फॉर्म 5,000 रुपये के लिए लिया है तो मैं सख्त हिदायत दूंगा कि वापस कर देंगे।
वो आए और वापस मांग ले। सबसे पहला बात, जब आप पार्टी में आते हैं, देखिए कोई भी पार्टी को चलाने के लिए 4 क का होना बहुत जरूरी है। अगर 4 क को आप महत्वपूर्ण नहीं देते हैं तो आप कभी पार्टी नहीं चला पाएंगे। 1 क से होता है कार्यालय, 1 क से होता है कार्यकर्ता, 1 क से होता है कार्यक्रम और 1 क से होता है कोष। बिना कोष का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलता है अनिल जी। तो सुनिए, हमारे पार्टी का संविधान, जो भारत का जो संविधान है ना, जहां 1951 आर्टिकल के तहत जब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वहां आपको तमाम अनुच्छेद बना के देने होंगे कि आप कई साल में मीटिंग करेंगे, कितने महीनों में आपकी जिला की मीटिंग होगी, आप जो सदस्य बनाएंगे उसका शुल्क क्या होगा। ये संवैधानिक है। तो सबसे पहले जो जान वो राजनीति को नहीं जानते हैं, जो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। हमारे पार्टी के संविधान में जो दिल्ली के चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो हमारी पार्टी में केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्र सदस्य होंगे, उनको 5,000 रुपए शुल्क वार्षिक लिए जाएंगे। जो जिला में होंगे उनको 3,000 शुल्क लिए जाएंगे। जो प्रखंड और पंचायत में होंगे उनको 2,000 रुपए शुल्क लिए जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए कोई अगर केंद्र में भी नहीं है, कोई अगर जिला में भी नहीं है, तो कोई भी पार्टी, आपको भी मालूम है, कोई स्कूल रहे, कोई अस्पताल रहे, चाहे कोई चैरिटी रहे, कोई संस्था रहे, वो डोनेशन से चलती है। और डोनेशन कोई गलत चीज नहीं है। जब स्कूल डोनेशन से चलता है, जब अस्पताल डोनेशन से चलता है, कोई संस्था डोनेशन से चलती है, तो नो डाउट बाकी जो लोग हैं वो अनुदान के रूप में उनसे ले रहे हैं। पार्टी में विधायक बनने के नाम से, फॉर्म के नाम से कोई ऐसा नहीं। हाँ, इसी मौके में चूंकि हम लोग को सब काम एक साथ करना था, समय नहीं है, सदस्यता अभियान भी चलाना था, और जो लोग प्रत्याशी बन रहे हैं वो हमारे केंद्र कमेटी के मेंबर भी हैं। वो जो नए भी फॉर्म भरेंगे उनको भी 5,000 रुपए देने होंगे, चूंकि वो हमारे पार्टी के संविधान में वर्णित है। और आप जब पार्टी चलाते हैं तो पार्टी का जो संविधान आपको जो मान्यता मिला, जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोग लिए तो उसके लिए हमें एक संविधान वहां देना पड़ता है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना जो पार्टी हमारा है JLKM, उस पार्टी के संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। आज आप भी नामांकन फॉर्म लिए हैं, कौन सीट से आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, उसकी अभी सार्वजनिक घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, वो गोपनीय विषय है। पार्टी की कुछ चीजें प्रोटोकॉल में होती हैं और सभी प्रत्याशियों को ये मैंने अधिकार है कि 4-5 सीटों, 5 सीटों तक अपना चॉइस कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 करके। हम भी अपनी 4-5 सीटों पर चॉइस करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष भी फॉर्म लिया? क्यों नहीं लेंगे? केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है, तो हमने भी फॉर्म लेने का काम किया है। अच्छा, मैनिफेस्टो कब जारी कर रहे हैं? आपने तो फॉर्म भराना शुरू कर दिया। देखिए, मैनिफेस्टो जब भी चुनाव आता है ठीक उससे आचार संहिता के आसपास जारी होगा। हमने मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष और उनके सदस्य बनाकर टीम जारी भी कर दिया है। वे जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जयराम महतो अपना संगठन को मजबूत पा रहे हैं कि कमजोर पा रहे हैं? बहुत मजबूत पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूत पा रहे हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या लगता है आपको, विधानसभा के चुनाव से पहले आपका सिंबल आ चुका है? तो सिंबल बिल्कुल मिलेगा, हमारा सिंबल मिलेगा। सिंबल मिलने में कोई रोक टोक नहीं होगी। जयराम महतो को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है झारखंड में? देखिए, आप नाम लेके बोलिए ना, हमको आप कोई परहेज नहीं उनका नाम लेने से। बोलिए कौन टारगेट कर रहे हैं? एक कुछ तथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं, देखिए, सबसे जो आपके हर एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं बहुत माइन्यूटली और उसमें हर एक चीज में कमेंट करते हैं। देखिए, अब मैं विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये मानव की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर मान के चलिए ये मेरा गाँव है, अगर इस गांव के लोग मुझसे प्रेम करने लगेंगे ना, तो कुछ लोगों को मुझसे नहीं लेकिन उस प्रेम करने के भाव से नफरत होने लगेगा कि इसको इतना प्रेम क्यों मिला। अभी मान के चले से एक बात बताइए, धोनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? विराट कोहली ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? सचिन तेंदुलकर ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन उनके हेटर्स है कि नहीं? तो लाइक दैट, जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग हेटर्स मिलते हैं। देखिए, एक आलोचना अलग होता है, हेटर अलग होता है। जैसे मान के चलिए मैं भरे मंचों पर धोनी के ड्रीम 11 का खिलाफ करता हूं, रोहित शर्मा रहे चाहे विराट कोहली के विदेश में शादी करने का भी मैं खिलाफ हूं। लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ती है कि 3 विकेट गिराए, मैं चाहता हूं कोहली शतक बनाए। इसका मतलब मैं उनका हेटर नहीं हूं, मैं उनका आलोचक हूं कि आपने विदेश में शादी किया, आपने ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, आपने पानी का बोतल फ्रांस से मंगाया, तो मैंने उनके इस व्यवहार की आलोचना की, मैं उनका आलोचक हूं। लेकिन ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। अगर आप मेरे आलोचक थे तभी तो 8,000 रुपए अंगद नाइक को नहीं दिए तो सवाल उठाया। नहीं, आप बिल्कुल उनके परिवार को, सबसे पहली बात उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सच्चाई जान लीजिए, जब वो घटना घटी थी उस समय हम लोग जितना सहयोग पड़ा था बहुत सहयोग किए थे और आगे भी हम लोग का कोई। अच्छा, एक बात बताए, नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई अन्य दल के कार्यकर्ता सड़क किसी दुर्घटना में घटना नहीं होता है? क्या कोई ऐसा पार्टी है जो किसी परिवार के लिए ऐसा खड़ा होता है? तो देखिए, हमने भी, जब हमारी पार्टी कोई विधायक नहीं है, हमारा पास कोई स्रोत नहीं है, उसके बावजूद हम लोग हमेशा खड़े रहे उस परिवार के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और जा रहा था कि आप उसको परिवार को 8,000 महीने नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो आप दिखा दीजिए। मेरे जुबान से अगर कोई स्टेटमेंट है तो दिखाइए। नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए तो आज तक उनके राजनीतिक दल से कितने लोगों का घटना घटा? जेएमएम आज इतनी बड़ी पार्टी है, उनके दल से कितने लोगों ने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है? देखिए, परिवार की मुसीबत में साथ आना ये स्टेटमेंट है और आगे भी हम लोग खड़ा रहेंगे, भले उसके परिवार हमारी क्या बोलती है। उसके बाद देखिए, जहां तक आप जिस भाई साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा,
वो उनका जो स्वभाव है वह एक घृणित विकृत मानसिकता का स्वभाव है। उसकी कहानी शुरू होती है मेरे आंदोलन में आने से। देखिए, मेरी आलोचना अगर 2 साल बाद होती तो मैं स्वीकार करता कि चलो अब मैं राजनीतिक पार्टी बना चुका हूँ। मेरी आलोचना तो भाषा आंदोलन के बीच बीच में होने लगी थी, जब मेरा ग्रोथ बढ़ने लगा, जब मेरा क्रेज बढ़ने लगा, लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तभी मेरा विरोध होने लगा था। और जो भाई साहब की बात करते हैं उनसे पूछिएगा, 21 तारीख को देखिएगा, आज भी उनका पोस्ट होगा कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पदयात्रा में जा रहा हूँ, कुछ साथियों के साथ। जबकि 17 तारीख को 4 दिन पहले धनबाद और बोकारो में 250 लोगों का मीटिंग था। हम लोग का ये रणनीति था कि तेलमोचो ब्रिज का एक साइड हम लोग जाम कर देंगे 72 घंटा के लिए, अगर भाषा वापस नहीं होता है तो। हमें लगता है उसके बाद जैसे हम 17 को मीटिंग करते हैं और जब ये निर्णय आपस में चर्चा करते हैं, हालांकि तय नहीं हुआ था करेंगे कि नहीं, अगले दिन भाषा वापस हो जाती है। जब 18 को भाषा वापस हो चुकी है तो 21 को क्यों गए थे? तो इसका रीजन यही था। एक हमारे तोपचाची के भी बड़े नेता हैं जो मेरे ही क्षेत्र के हैं, और उनको भी ये लगा था कि अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए संकट होगा। तो उन लोग एक प्लानिंग किया कि अब इसको पूरा राज्य जानने लगा है, इसके हाथों में नेतृत्व है, मानव श्रृंखला हो चुका है, लाखों की भीड़ आ चुकी है, अब क्या कीजिएगा ना कुछ नया कीजिए ताकि नेतृत्व को इसके हाथों से लिया जाए। तब वो क्या किए, पद यात्रा निकालें। आपको पद यात्रा जाना था, हम लोग भी समर्थन करते। उस मीटिंग में चर्चा काहे नहीं हुआ? जो मीटिंग धनबाद और बोकारो तेलमोचो ब्रिज में बुलाया गया था, जिसमें 250 नौजवान थे, उस मीटिंग में वे भी उपस्थित थे। जो लोग पदयात्रा में गए थे वे लोग भी उपस्थित थे, जबकि 4 दिन पहले मीटिंग हुआ था। तो इसका रीजन एक ही था कि वे लोग चाहते थे कि नेतृत्व को जयराम महतो के हाथों से ले लें, क्योंकि सबको नेतृत्व करता बनना था, सबको लीडर बनना था, और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग से जूनियर लड़का लीडरशिप करे। क्योंकि आपको भी उनका इतिहास मालूम है, सूर्य सिंह बेसरा उनको एक बार कहाँ सीएम प्रोजेक्ट कर चुके थे हाथ खड़ा करके। ये हमारे जो नेताजी हैं आज हमको लगता है 7-8 साल पहले से अपने आप को टुंडी का यूथ आइकॉन लिखते हैं फेसबुक में। तो ये लोग ऑलरेडी अपने आप को नेता, स्वघोषित नेता मान चुके थे और जनता हमें मान रही थी। तो लिहाजा उनको उस बात से तकलीफ हुई। मैंने पहले कहा, आलोचक अलग होते हैं, हेटर्स अलग होते हैं। आज धोनी का रन बनाना यानी अगला का हेट करना, सचिन का शतक बनाना यानी अगला का हेट करना। तो जब मैं राजनीति में आया तो जाहिर सी बात है, हाँ, अगर ये अपने आप को इतने ही बड़े आलोचक कहते हैं तो जब मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो एक दिन मेरी प्रशंसा कर देते, जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने किया, जिसकी प्रशंसा पूरे राज्य की मीडिया ने किया। और हम प्रशंसा के हकदार हैं भाई। 1952 से भारत देश में चुनाव होता है, 27.5% वोट आज तक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लाया है। आप इतिहास पता कर लीजिए। और अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो झारखंड में हिस्ट्री को ब्रेक किया है। आज 3.5 लाख वोट लाने वाले शख्स को आप एक बार चर्चा नहीं कर पाए। आलोचक किसे कहा जाता है? जो आपको नकारात्मक भी कहेगा और आप अच्छा करेंगे तो उसकी प्रशंसा भी करेगा। आप तो कभी लाइव नहीं आए, चलिए ठीक है, उसके बाद आप लोग लाइव आते, अच्छा बात है, लाइव आइए। लेकिन आप तो ले दे के जयराम महतो पे लाइव आते हैं। उनसे जो जुड़े हैं मोतीलाल महतो, फरजान खान, तो राजकुमार मंडल, तो पूजा महतो, तो बेबी महतो, ये आपकी घृणित मानसिकता है। ये राजनीति नहीं, और ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अगर आप सही में अपने आप को मानते हैं कि हम निष्पक्ष हैं तो आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब सुबोध कांत शाही की बेटी को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब नेहा शिल्पी तिर्की को टिकट दिया गया। तब तो मानते हैं। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है। आप कहिएगा तो, चूंकि जो लोग उनको मिलाने का काम किए उन लोग बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा हमने कहा कि नहीं, रिश्ता खराब मत कीजिए। तो आप ही बताइए ना भाई, आप आते ठीक है, एक दिन आप बीजेपी को लेकर लाइव आते, आप एक दिन जेएमएम को लेकर लाइव आते, एक दिन आरजेडी को लेकर लाइव आते, एक दिन जेडीयू को लेकर लाइव आते, एक दिन कांग्रेस को लेकर आते, उसके बाद एक दिन जयराम महतो और जेलकम को लेकर आते, लोग आपको मानते हैं। आप तो हाथ धो के पीछे पड़े। इसका मतलब यही है कि घृणित और विकृत मानसिकता और नफरत का जो भाव। आपके फोन और टी शर्ट पे भी नजर रखा जा रहा है। लोग यहाँ लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं, लोग राज्य को लूट के चले गए, करोड़ों की संपत्ति लूट के चले गए, धनबाद से कोयला लूट के चले गए, कोई सवाल नहीं हुआ। तो आप चाहिए टी शर्ट को हिसाब लीजिए, 800, 700, 900 यही टी शर्ट होता है। हम लोग बोले तो, हम जब दिल्ली गए थे हम लोग एक थोक में 6-7 टी शर्ट वहां से लेके आए थे, क्योंकि एक के बदले एक इस टाइप का ऑफर था, करोल बाग से लेके आए। जाइए पता कर लीजिए। तो इसे कहीं ना कहीं एक घृणित व्यवहार कहेंगे। और वही जो नेतृत्व नहीं चाहते थे कि उनसे जूनियर लड़का नेतृत्व करे। बोलिए एकदम लॉजिकली, आप किसी से पूछ लीजिए, मानव श्रृंखला से लेकर अब तक आखिर वे लोग पद यात्रा में क्यों गए थे? अगर 17 तारीख को, अभी पोस्ट अभी भी है कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पदयात्रा में जा रहा हूं, और जाते जाते क्या हुआ, जेबीएसएस का लेटर जारी होने लगा सीएम के नाम से, तो कभी अनशन के लिए। क्या है भाई, जब आप कुछ साथियों के साथ अपना पर्सनल जा रहे हैं तो फिर जेबीएसएस बीच में क्यों आ गए? उस समय जेबीएसएस हमारा संगठन था। जयराम को इससे ज्यादा नफरत झेलना पड़ेगा चुनाव के समय में? नहीं, हम लोग तैयार हैं, और हम अपने नफरत करने वालों से भी कहेंगे धीरज रखिए। हम सुरेश महतो के वंश में से आते हैं। सुरेश महतो की यही हत्या हुई थी। हत्या होते होते उन्होंने कहा, अरे अभी जिंदा हैं,
मार के तो जाओ, बच गए तो ठीक नहीं होगा। जब उनको मारा गया तो पूरा भौरा में जश्न मनाया था उनके दुश्मनों ने। तो जो लोग नफरत करते हैं, धीरज रखिए, हमारी भी आयु जब निकट आएगी हम आपको भी जश्न का मौका देंगे। अभी कुछ साल जीने दीजिए। आप जो नफरत करने वाले हैं उनकी नफरत को भी स्वीकार करते हैं। अब आप बात करते हैं यूट्यूबर्स की। आए थे हमारे पास, उनका सीधा आरोप था कि ढुलू साहब 1 करोड़ लिए हैं, हमको 10 लाख चाहिए। हमने कहा भाई ये मिथ्या है, छोड़िए। हमारे का अभिनेता का नाम है उनका, भाई साहब देवानंद भाई साहब हैं, एक सिने स्टार अशोक कुमार भाई साहब, इस तरह करके कुछ नाम है उन लोग का। आए थे और उसके बाद भी उन लोग को कौन मैनेज किया, वो लड़का तैयार है। वो लड़का कपूरिया का है, लेकिन वो है कि वो एक जेएमएम के बड़े नेता का रिलेटिव है। तो हम बोले नहीं, रिश्ता मत खराब करो मेरे कारण। वो बोलने के लिए भी तैयार है कि उनको हम कहाँ पैसा दिए हैं, कहाँ उनको वीडियो बनाने के लिए भेजे हैं, उनके साथ हम क्या क्या किए हैं। तो ये पैसा नहीं थी इसलिए आप जी मांगे हमारे जयराम महतो पर भी तो आरोप लगता है। तो आपके पास कुछ प्रूफ है कि ये लोग पैसा उठाया है? हाँ प्रूफ, हाँ बिल्कुल आपको प्रूफ दिला देंगे। आप बोलिएगा तो अभी टेलीफोनिक बात करा देंगे। लेकिन मैंने कहा छोड़िए, कहा ले दुश्मनी मोल लीजिएगा, क्योंकि जेएमएम के नेता के रिलेटिव हैं जिन्होंने उनको लाइनअप किया। उससे भी उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम तमाम यूट्यूबर्स को यही कहना चाहेंगे कि यदि हम मुझे एक कहावत याद आई कि हाथी जीते जी लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। चलिए, हमारी बदनामी में भी उनका परिवार चल रहा है तो बेहिचक वो करें। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम जैसे कि एक हमारे अशोक कुमार करके कोई भाई साहब हैं, बैचलर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कम से कम वो 10 लाख रुपए ले पार्टियों से मेरे खिलाफ कहने का, और कम से कम अपने का बढ़िया बिजनेस सेटअप करें। इस बीमारी की अवस्था में मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि अगर हमें लग रहा है उन्हें 60,000 रुपये करके दिया गया है, जो न्यूज मेरे तक आई है, तो कोशिश कीजिए इन 60,000 रुपये में कुछ होगा नहीं तो कम से कम 10 से 15 लाख डिमांड करें। बिल्कुल आप मेरे खिलाफ बनाइए, कम से कम इसी बहाने अगर मेरा भाई एक सेटलमेंट हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। और अभिनेता देवानंद जी भी, अगर उनका परिवार अगर सेटल हो जाता है तो कम से कम मोटी रकम ले, ताकि एक बढ़िया बिजनेस में वो लगाए। चुनाव नहीं होगा तब तक आपके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे, कैसे? वही टास्क ही वही है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 3 जिला परिषद का इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है। एक तोपचांची का जिला परिषद, एक दुगदा का जिला परिषद, एक ऊपर घाट का जिला परिषद। जब आपने उनके खिलाफ मेरा इंटरव्यू लिया तो अभी जाके इंटरव्यू लीजिए। तीनों को पंचायत में हम पटक के आए हैं, तीनों को पंचायत में हम उनका बूथ से लीड करके आए हैं। अभी इंटरव्यू कहने ले रहे? इसीलिए इंटरव्यू लेना जनता का लीजिए, हमें शिकायत नहीं है। अगर आप नेता का प्री प्लानिंग इंटरव्यू लेंगे तो अभी प्री प्लानिंग तीनों को फिर से लीजिए। ये जो तोपचांची वाले जिला परिषद होटल में बहसबाजी कर रहे थे, लाइव आ रहे थे, उनका बूथ हम लीड करके आए, उनका पंचायत हम लीड करके आए। अब जिला परिषद आप अपना पंचायत नहीं बचा पाए, तो इनको स्पेशल टास्क दिया जाता है अभी चुनाव में। अभी कहने इंटरव्यू हो रहा है, अभी क्यों नहीं इंटरव्यू हो रहा है? ठीक है, जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी हम शुभकामना चाहते हैं, मेरे भाई समान है, वो आगे बढ़े, मुझे नीलाम करके भी आगे बढ़ते हैं, उनका घर चलता है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन अभी इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है? अभी लाइव क्यों नहीं आवाया जा रहा है? विधानसभा नजदीक आएगा, ये हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो ये, और मुझे आज नहीं, मुझे मेरे एक मित्र है अनवर राही, जो हमारे केंद्र संगठन में है, उन्होंने लोकसभा से 6 महीना पहले बोला था कि जिस प्रकार केंद्र की टीम ने जितने 10 मिलियन फॉलोवर है, 10 मिलियन उनको हाईजैक किया है, राज्य में जिनका 10K फॉलोवर है उनको आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। और वो हुआ वो हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जयराम के खिलाफ जो बोलते हैं वो कभी कभी दूर चले जाते हैं, फिर जयराम के पास आते हैं तो जयराम अपना दिल में जगह दे देते हैं, फिर उनको बैठ देना। देखिए, हम लोग एक बहुत निष्कपट इंसान है, कोई कपट नहीं। अगर होता तो बीमारी इतना नहीं झेलते। डॉक्टर हमको, आप मेरा भाषण देखिएगा बागमारा में, उस समय मेरा काला कुर्ता होगा, और वहाँ पहली बार हम पानी पीते हुए बोले थे कि 15 मिनट में हमको पानी पीना है, नहीं तो थ्रोट का बीमारी होगा। आज देखिए 1 साल बाद हम खड़ा है, वो नवंबर था, ये सितंबर तक, कुछ महीना 1 साल का हम बीमारी लेके खड़ा है आपके बीच, अंदर से घाव हो चुका है, हम खड़ा है आपके बीच। तो जयराम महतो बहुत कोमल स्वभाव का है, वो जनता के आगे बहुत दिल उसका साफ है, तो इसीलिए कोई आता है गाली देके भी तो हम माफ करें, उतना छोड़िए। आप देवानंद भाई साहब को पूछिएगा कि उनको जो लाइनअप पहली बार किया था मेरे खिलाफ, वो हमारे केंद्र प्रवक्ता थे जी। हम वो शख्स हैं जो धोखा खा के मुस्कुराए, उनका नाम ही आज बोल देते हैं। वो दुगदा के मिस्टर काड़वार, पूरा नाम नहीं बताते हैं, उनका नाम है मिस्टर काड़वार। बताइए, हमारे केंद्र प्रवक्ता हैं। एक केंद्र प्रवक्ता का क्या जिम्मेवारी है जी, कि अगर आपकी टीम पर कोई संकट आ रहा है तो आपको डिफेंड करना चाहिए। अगर आपके संगठन के नेता की आलोचना हो रही है, अगर कोई साजिश हो रही है, तो आपको मीडिया में आके डिफेंड करना चाहिए। लेकिन हमारे केंद्र प्रवक्ता क्या कर रहे थे मालूम है? वो बता रहे थे कि जाओ अरविंद टाइगर के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। अरविंदा को भली बातें जानते हैं, बहुत धक्कड़ इंटरव्यू हमारे खिलाफ दिए थे। तो ये हमारे साथ साजिश हुआ। फिर भी आए, कुछ दिन पहले कड़वार दादा आए, मिले, बैठे, बात किए गए। जो हमारी बर्बादी का मैंने रूपरेखा तैयार करते हैं, हम उनके लिए भी भला चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं तो हम मिलते नहीं उनसे। पूछेगा, चुनाव के बाद, मेरे हारने के बाद भी आए थे, क्योंकि ये मेरा दिल स्पष्ट है, हम अपने लिए नहीं आए। अगर अपने लिए आते तो कम से कम अपनी जान बचा के चलते हैं। आज करोड़ों का ऑफर है हमें, अरे कम से कम राजनेता बनते चाहे नहीं बनते, कहीं वो बढ़िया घर द्वार, वो ब्याह शादी करके सेटल हो जाते, इतना जान जोखिम में नहीं डालते। अभी आपके
प्रवक्ता पर भी आरोप लग रहा है। देखिए, हमारे प्रवक्ता हमेशा पार्टी को डिफेंड किए हैं, तो इस बार वो खुद को डिफेंड करेंगे। आप ये सवाल उनसे ही ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने पार्टी को डिफेंड किया है। अगर उनमें कुछ दोष है, क्योंकि हम परिचित नहीं थे इस दोष से, तो वो खुद अपने आप को डिफेंड करेंगे। जयराम महतो गरीबों का नेता कहते हैं, आजकल अमीरी दिखने में आ रहा है। बताइए कौन सा अमीरी रख रहे हैं, दिल्ली में जाके इलाज कर रहे हैं, यहाँ के गांव घर के लोग गांव घर में नहीं देखिए, रिम्स में इलाज कराते हैं। नहीं देखिए, आप ही जानते हैं कि रिम्स की व्यवस्था क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये इलाज हम अपनी खुशी से नहीं करा रहे हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ, वे लाइन अप कर रहे हैं। हम हैदराबाद भी गए थे, हम लगभग 15-20 दिन हैदराबाद में रह के आए थे। हम दुर्गापुर मिशन से भी इलाज कराए हैं। सवाल यहाँ जब जीवन पे आन पड़ती है तो बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको चाहते हैं, वो खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें इलाज से आप देखिए, आप किसी के इलाज से अगर गरीबी अमीरी को जोड़ेगा तो बड़ा दुर्भाग्य है। दादा, एक विधानसभा से 15-20 लोग ने फॉर्म लिया, जमा भी किया, कैसे आप चयनित कीजिएगा कि उनको उम्मीदवार उतारिएगा? देखिए, टीम तय हुए हैं वो टीम ही तय करेगी कि मैंने कैसे चयन करना है। संसदीय बोर्ड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, समन्वय समिति है, वो टीम ही है और टीम के माध्यम से ही तय होंगे। क्या आगे जो आपकी सभाएं वो क्या होगी कि रद्द हो जाएगी? देखिए, अभी फिलहाल तो हम स्थिति में नहीं है कि आप 10 दिनों तक हम लाउड वॉइस में बोल सके। और ये 13 तारीख है और 13 के बाद हम मीडिया से दर्शन हम 25 तारीख के बाद ही देंगे। मीडिया से मेरा दर्शन भी अब 12 दिन नहीं होगा, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा बहुत हम तकलीफ में। जयराम जब स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबका RTI मार के रखे हैं, सबका चुनाव से पहले काला चिट्ठा निकालेंगे, कहा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आएगा हर एक विधानसभा, जब उनके विधानसभा जाएंगे ना तो बाकायदा नाम के साथ बताएंगे कि इन विधानसभा। जब केसेस में गुटबाजी चल रहा है, क्या कुछ दिनों को आपके ही नेता मतलब अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ? देखिए, सबसे पहला बात, अनिल जी एक बात कहना चाहेंगे, प्रेशर करके कोई टिकट नहीं ले सकता है। अगर धनबाद का प्रत्याशी धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिकट नहीं मिलता है। आप जनता के बीच रहिए। आप मेरे प्रत्याशी से पूछिएगा तो किसने समीक्षा बैठक अभी तक किया है? जयराम महतो के अलावा एक प्रत्याशी ने समीक्षा बैठक नहीं किया है। बाहर भैया, बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हारने के बाद समीक्षा बैठक भी आप नहीं करेंगे, खाली चुनाव लड़ेंगे क्या पार्टी में? पार्टी के लिए आपने क्या दिया? पार्टी ने आपको दिया, एक सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया। इससे पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, 3-4 लोग हमारे साथी चुनाव लड़े हैं, 1000, 800, 1200 वोट लाते थे, आज 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट लेके आए। तो जेबीके संगठन ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, अब संगठन को आप क्या देते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। आप अब विधानसभा के चुनाव में अपना बूथ, अपना पंचायत कम से कम लीड करवा के दीजिए। आप लोकसभा में जिसको टिकट दिए थे वो विधानसभा में नजर आएंगे कि नहीं? देखिए, अगर वो फॉर्म डाले हैं और अगर वहाँ कोई प्रत्याशी कंपटीशन में नहीं दिखा और लगा कि नहीं इनका चेहरा जाने से ठीक रहेगा तो जाएंगे। और नहीं तो ऐसा नहीं कि जो 100% 8 के 8 लड़े थे 8 विधानसभा में दिखेंगे, 2-4 लोग चुनाव लड़ाएंगे भी। तो आप लड़े, अब लड़ाइए। बांग्लादेश का जो मुद्दा है बहुत ही गर्म है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर हमें के बाद ही वो देखिए, सबसे पहला बात, जो छात्रों की क्रांति थी वो अलग विषय, लेकिन उसके बाद वहाँ के अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मानवता के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं यूएनओ से बाकायदा, यूएनओ को चाहिए इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो वहाँ बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा कैसे मिले, उनका अस्तित्व कैसे बचे, उनकी हिफाजत कैसे हो, इस पर भारत सरकार के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनको हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में उनकी सुरक्षा की पुख्ता गारंटी करना चाहिए। शेख हसीना को भगाया जाना अपने ही देश से कैसा लगता है? देखिए, अगर मान के चलिए, अगर जनता के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भाग गए। ऐसी घटनाएं असम में भी विधायकों के साथ हुई है। अगर आप जनता को ज्यादा सताइएगा आज, तो हमें लगता है कि जनता एक दिन जब भूखी प्यासी हो जाएगी तो गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी। तो इसीलिए वैसा स्थिति ना हो, इकोनॉमी पे बात होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दिए, लेकिन किसी ने आलोचना नहीं किया। किसी मीडिया ने पूछा कि देश की इकोनॉमी ऐसी हो रही है, केस है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, तो बोले क्या सबको बराबर कर दें? बताइए, स्टेटमेंट ये तो नहीं, बिल्कुल सबको बराबर करना चाहिए। बराबर करने का मतलब है कि उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्थिति बनाइए कि किसी में अंतर ना हो, सबको बराबरी में आने का अवसर मिले। तो आज इकोनॉमी इतनी गैप है और उस पर कोई सवाल ही नहीं ले रहा है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मजाक करके निकल जा रहे हैं कि सबको गरीब कर दें क्या, सबको अमीर कर दें क्या। एक देश के प्रधानमंत्री के सवाल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो युवाओं में, जनता में आक्रोश होगा ना। दादा, आप संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी पे क्या बोली है? मैंने उस पर स्पष्ट कहा है कि उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को हस्तक्षेप करते हुए बिल्कुल किसी प्रकार का घुसपैठ झारखंड में ना हो। उससे क्या होगा कि वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न होगा। वहाँ से वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके जीवन में संकट उत्पन्न होगा, उनकी भाषा, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं में आहत होगी। तो इसलिए मेरा स्पष्ट है, उस पर मेरा स्टैंड स्पष्ट है। आदिवासी हॉस्टल में आदिवासियों को पीटा जी, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और आदिवासी सरकार है। आप तुरंत एक टीम का गठित कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए और अगर वे घुसपैठ है तो देश से बाहर कीजिए। क्या संदेश है यहाँ से? संदेश यही रहेगा, ये राज्य बहुत तकलीफ के बाद राज्य बना है। इस राज्य का हितार्थ तो हम लोग यही चाहते हैं
अच्छा, पिछले बार आप लोग बूथ स्तर में कमजोर दिखे थे, वहाँ से आप बोले कि आदमी नहीं बैठ पा रहा है, बूथ स्तर पे काम करना शुरू किए हैं? हाँ, इस बार बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार हम लोग जनता के साथ साथ कार्यकर्ता पे काम करेंगे। मैंने पहले कहा कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, तभी चुनाव लड़े जा सकते हैं और तभी राजनीतिक पार्टी तैयार होती है। आज प्रत्याशी का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, तो क्या लगता है प्रत्याशी का प्रथम लिस्ट कब तक जारी कीजिएगा? देखिए, हम लोग लगता है कि 1-2 दिन बढ़ाएंगे लिस्ट को, कहीं 15 अगस्त भी है, कुछ लोग व्यस्त रहे, खेती बाड़ी का दिन है, तो 2 दिन अवसर देंगे और 15 अगस्त को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं। अगर वो संगठन के एक्टिव लोग हैं और खासकर धनबाद बोका, जैसे मान के चलिए अगर राजमहल छूटा है तो वहाँ अगर कोई नहीं तो हमको तो किसी को लड़ाना होगा, लेकिन जहाँ से फॉर्म आ चुका है और कोई नहीं भरा है तो वहाँ उनके साथ कैसे जाएंगे जी? जो लोग फॉर्म भरे उनके साथ जाएंगे। मान के चलिए टुंडी विधानसभा है, अब मान के चलिए टुंडी विधानसभा से गौतम अगर प्रत्याशी अपने आप को मानता है और ये फॉर्म नहीं भरा है, ये अगर इस मैंने एटीट्यूड में कि हम तो टुंडी के ही हैं, टाइगर के खसम खास है, पार्टी के लिए इतना कुछ किए हैं, और फॉर्म अगर बाकी 7 लोगों ने भरा है तो हम पहले उन 7 लोगों को प्राथमिकता देंगे। गौतम अगर फॉर्म नहीं भरा है तो इनको बाद में इनके पास आएंगे कि भाई टुंडी से कोई नहीं, आप लड़ेंगे क्या? लेकिन अगर 7 में कोई तैयार होता है तो हम वहाँ जाएंगे। जो फॉर्म नहीं भरा है उनके उस पर कोई विचार नहीं होगा। क्या रिपोर्ट है, कितने विधानसभा से एप्लीकेशन है अभी तक? हम तो देखिए, वो तो चुनाव समिति बनी है, आप उस पर भी कभी सवाल जवाब कीजिए, वो उत्तर देने के लिए तैयार है।